हेलो एवरीवन, आई एम रचना। आज मैं आपको क्लास 9th का पार्ट 3 कल्लू कुमार की ऊना कोटी के बारे में समझाऊंगी। ध्वनि ध्वनि में ये अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। मतलब कि आवाज़, एक साउंड, एक ध्वनि ऐसी होते हैं कि हम किसी से बात करके हम उसी टाइम उसके पास अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम उसकी साउंड से पहचान सकते हैं कि हाँ, ये किसके साउंड है, किसकी आवाज़ है। तो ध्वनि ऐसी चीज़ है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। तो मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने संगी साथियों के साथ जो है लंबी सैर पर निकल जाता हूँ। मैं आम तौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ और अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँगा और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में जाऊँगा, लंबी सैर करूँगा। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं सूर्योदय के समय उठता हूँ। ये लेखक कह रहा है बात कि मैं उठकर अपनी चाय बनाता हूँ और चाय और अखबार लेके सुबह का आनंद लेता हूँ। अक्सर सु- अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता। मैं अखबार की खबरों पर, लेखक कह रहा है, कोई ध्यान नहीं देता। यह तो यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैर देने का एक बहाना है। मतलब कि अखबार की खबरों कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ, हम सोचे कि हाँ भाई, इन बातों को हमने अपने माइंड में रखना है और ऐसा कुछ इनको सोचना है। ऐसा नहीं है। मैं एक कटी पतंग की तरह जैसे दिमाग को रखता हूँ। जैसे कटी पतंग आकाश में घूमती है फ्री माइंड से, उसको कोई सोच नहीं होती वो कहाँ गिरेगी, कहाँ जाएगी। ऐसी मेरा माइंड होता है। तो मैं अखबार की खबरों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देख के चलता। तो दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। इसे मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी पाता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। इसमें लेखक कह रहा है कि मैं बस इन खबरों को इसलिए देखता हूँ कि इन खबरों को देख के ये पता लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सिर्फ इस पर्पज से। ये नहीं कि मैं इनको अपने दिमाग में बिठा लूँ, हाँ जी ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इस बातों से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ मैं एक दुनिया का सामना करते हैं, देखते हैं एक दुनिया में क्या हो रहा है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने मैं खुद को असमर्थ पाता हूँ। बात भी सही है। अब हम दुनिया की कोई बातों को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, ना हमें उनकी बातों का कोई सिर पैर समझ आता है। किसने किसको मार दिया, किसने किसका गला काट दिया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ वो हो गया। मतलब इन बातों का कोई सिर पैर नहीं होता। ये सिर्फ एक मन में इंसान की नफरत होती है जो वो ये काम करवा रही होती है। तो इसीलिए ये दुनिया का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, हम कोई मोटिवेट हो रहे हैं उस चीज़ से। कोई मोटिव नहीं हो रहा, बस पढ़ ली, बात खत्म हो गई, दैट्स इट। तो ये कह रहा है लेखक। आगे कह रहा है, अभी हाल में मेरी शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक खलल पड़ गया। खलल मीन्स बाधा। कि मेरी इतनी शांतिपूर्ण, इतने आराम से मेरी डेली की दिनचर्या चल रही है, तो एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी बाधा आ गई। खलल का देखो बच्चों, नीचे लिखा है ना, बाधा। बाधा आ गई। मैं जगह एक ऐसी कान फाड़ू आवाज़ से जो तोप दबने दगने और बम फटने जैसी थी। मैं जगह और आवाज़ ऐसी थी जैसे कान फाड़ू, मतलब कान को फाड़ने वाली एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई तोप चल गई हो, कोई बम चल गई हो। लगा तो ऐसा जैसा कि गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। लग तो ऐसे रहा था कि जैसे सद्दाम हुसैन और बुश की मेहरबानी से हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर होना शुरू हो गया हो। ऐसी आवाज़ आई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम जो तोप चलती हैं, बम चलते हैं, ऐसी आवाज़ चली थी कि मेरा कान ही जैसे एक बारी से फट गया कि क्या ऐसी आवाज़ हुई, इतनी गर्जन सी। तो खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर मेरे मन को हुआ कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। खुदा का शुक्र है, मतलब कि परमात्मा का शुक्र है कि ऐसा कोई वर्ल्ड वॉर वाली बात नहीं थी। दरअसल ये तो एक महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था।
जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। जब हम छोटे होते थे हमें हमारे बड़े बुजुर्ग समझा देते थे कि जैसे बिजलियों की चमक आ रही है, बादलों की गरज आ रही है, तो कहते भगवान को गुस्सा आ रहा है, तभी बिजली गरज रही है। हम फटाफट भगवान का सिमरन करने लग जाते थे, अरदास करने लग जाते थे कि भगवान को गुस्सा आ गया तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा अगर हम प्रे कर देंगे। तो हमें जैसे यही बात सिखाई जाती थी कि जैसे कि अगर देवता खुश है, बादल आ गए हैं और बारिश आएगी तो देवता खुश है, बिजली की चमक हो रही है तो देवता गुस्से में है। तो मतलब यही बात जो हमें सिखाई जा रही है। कहते पर ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ देवताओं का खेल था जो हम बचपन में बोला करते थे कि ये देवताएं खेल कर रहे हैं। मैंने खिड़की के बाहर झांका। आकाश बादलों से भरा था जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह अंतक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर झांका और आकाश देखा तो पूरा बादलों से भरा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वो सैनिक खड़े हुए होते एक दूसरे से साथ सटे सटे, तो ऐसा लग रहा था बादल भी वैसे ही खड़े हों। तो विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अलसाई सुबह का ठंडा पूरा आकाश भी था जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। मतलब वही है कि आकाश में जैसे बादल थे तो वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब इतनी ठंडा मौसम है तो बादल एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये प्रकृति का कोई तांडव चल रहा है, कोई नृत्य चल रहा है, प्रकृति का डांस चल रहा है जिसे नृत्य कहते हैं। इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। जब मैंने उन बादलों को देखा ना तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने आज से 3 साल पहले त्रिपुरा एक शहर है, त्रिपुरा में ऊनाकोटी सिटी है, मुझे वहाँ की शाम में पहुँचा दिया हो, ऐसे मुझे लगा था। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्ष दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। लेखक कह रहा है कि एक टीवी श्रृंखला मतलब एक टीवी का एपिसोड ऑन द रोड त्रिपुरा में मैं बनाने गया था, और जो त्रिपुरा की राजधानी है वो है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो मैं त्रिपुरा में ऑन दी रोड टीवी एपिसोड बनाने के लिए गया था दिसंबर मंथ में 1999 सन में। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। यहाँ पर जो भी मैंने एपिसोड करना था वो ऑन द स्पॉट था, ऑन द स्पॉट बनाना था, और त्रिपुरा के बारे में वहाँ पर क्या मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या वहाँ विकास हुए हैं, उस गतिविधि के बारे में मेरे को देखना था। तो ऑन द रोड राजमार्ग 44 हाईवे 44 की यात्रा से जो है हम वहाँ पर गए थे त्रिपुरा में। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। त्रिपुरा भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा राज्य है। 34% से ज़्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। 34% यहाँ पर जो है जनसंख्या है त्रिपुरा त्रिपुरा की। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मतलब कि इसके त्रिपुरा के 3 साइड जो है बांग्लादेश है और शेष साइड पे जो है मिजोरम और असम है जो कि उत्तर पूर्वी सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाशहर जैसे त्रिपुरा के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश इसकी सीमा के करीब है। तो इसके जो मेन यहाँ पर सिटीज़ हैं त्रिपुरा की, सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम, कैलाशहर जैसे त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट बांग्लादेश के साथ लगते हैं। ये हमारे त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो अगरतला भी त्रिपुरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहाँ ज़बरदस्त है। अब बांग्लादेश जो साथ में लगता है, अब बांग्लादेश साथ लगेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं तो वो यहाँ पर आएंगे त्रिपुरा में।
और इससे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। और यहाँ सामाजिक स्वीकृति मतलब यहाँ पर बहुत सामाजिक चीज़ें हैं देखने की। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। यहाँ पर तभी इतनी जनसंख्या है क्योंकि वहाँ से बांग्लादेश से लोग जो है यहाँ त्रिपुरा में भी आते हैं। तो असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। असम के लोग पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा में इतने लोग यहाँ पर आते हैं तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई है। तो कुल मिला के भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा कर दिया है। ये त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। तो असम और पश्चिम बंगाल के लोग भी यहाँ आने लग गए हैं और भारी लोगों का भी यहाँ पर आना जाना हो गया है। तो त्रिपुरा में जो है तभी यहाँ असंतोष लोगों को हो गया कि यहाँ से बाहर के लोग इतने क्यों आ रहे हैं यहाँ पर इतने हमारे देश में। तभी करके वहाँ पर जो आदिवासी वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो असंतोष मतलब अनसेटिस्फाई हो गए हैं अपने शहर से। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और इसके इर्द गिर्द शूटिंग की जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। अब लेखक कह रहा है कि मैं अगरतला के इर्द गिर्द जो है मैंने शूटिंग की जो कभी मंदिरों और महलों के रूप में जाना जाता था। जहाँ किसी टाइम मंदिर होते थे महल होते थे वो चीज़ के रूप में वो पॉपुलर थी वो अगरतला की चीज़ जहाँ मैंने इर्द गिर्द शूटिंग की थी। बट आजकल वो जो है एक शूटिंग का प्लेस बन गया। क्यों? लिखा है उज्जयंत महल अगरतला का मुख्य महल है जिसमें अब वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। जो नेता लोग होते हैं वहाँ की जो मीटिंग होती है अब वो वहाँ पर होने लग गई है अगरतला में। पहले तो वहाँ पर महल और मंदिर होते थे बट अब वहाँ पर जो है नेता के हाथ में चली गई है। तो रजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण का यह महल अब नाट्य के रूप में प्रतिकृत करता है। तो अब कह रहा है कि राजाओं से अब राजाओं से निकल के जो अगरतला की प्लेस है और मंदिरों से निकल के अब पॉलिटिक्स में चली गई है नेता के हाथ में चली गई। तो सत्ता हस्तांतरण मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में उन्होंने वो जगह दे दी है। तो अब वो जो जगह है वो अब नाटक के रूप में बन गई है तभी तो वहाँ पर जाके वहाँ पर वो शूटिंग कर रहा है। नहीं तो हम महलों में या मंदिरों में शूटिंग नहीं कर सकते लेकिन वो एक शूटिंग वाला प्लेस बन गया है क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हाथ में चला गया है। इससे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। तो ये अंत ही है जब अब उनके हाथ में चला गया है। त्रिपुरा में लगातार भारी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं लेकिन इसके चलते ये राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। तो त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। त्रिपुरा में भारी लोगों के अब आने से कुछ समस्याएं तो होगी क्योंकि यहाँ का इसके चलते ये राज्य जो है बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बन गया है क्योंकि यहाँ पर सारे शूटिंग के लिए आने लग गए हैं। तो इस कारण यहाँ पर जो है त्रिपुरा में कुछ समस्याएं पैदा हो गई है। तो अगरतला के भारी हिस्से पे 4 थाले मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मुद महायानी बौद्ध है। यहाँ चकमा और मुग महायानी बौद्ध मंदिर भी हैं अगरतला में। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। अब वो वहीं की मंदिरों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बुद्ध प्रतिमा थी और 1930 के दशक में जो वो रंगून से आई थी। तो वो सब मंदिर के बारे में बताया जा रहा है लेखक ने। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टीलेमुरा कस्बे में पहुंचे जो दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। अगरतला की शूटिंग के बाद हम नेशनल हाईवे 44 से टीलेमुर कस्बे में पहुंचे जो दरअसल कुछ ज़्यादा ही बड़ा गांव हो गया टीलेमुर गांव। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक है। वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई हेमंत कुमार जमातिया मतलब क्लास फ्रेंड से हेमंत कुमार से हुई जो वहाँ का फेमस लोक गायक मतलब फेमस लोक
फेमस सिंगर है, फोक सिंगर। और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार भी हो चुके हैं। और जो 1996 संगीत नाटक अकादमी मतलब संगीत की जो सिंगर की अकेडमीज होती है, वहाँ से भी पुरस्कार मतलब नोबल पुरस्कार उनको मिल चुका है। तो हेमंत कोक बराक बोली में गाते हैं और त्रिपुरा की कबीलबाई बोलियों में से हैं। त्रिपुरा में कबीलाई बोलियों में से ये बोली है त्रिपुरा की। तो हेमंत जो है उस बोली में भी गीत को गाते हैं, सॉन्ग को। जवानी के दिनों में वे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। जवानी के दिनों में तो वो मतलब काफ़ी जैसे हथियारबंद का मतलब जैसे विद्रोही होते हैं उस टाइप के थे, हथियार चलाने वाले। लेकिन अब चुनाव लड़ने के बाद वो जो है एक जिला परिषद के जो है सदस्य भी बन गए और सिंगर भी हैं। तो जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। ये एक सीधा साधा खाना था जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया। अब जब वहाँ पर लेखक कह रहा है कि अब हम जब मेरी मुलाकात हेमंत कुमार से हुई तो ऑब्वियसली बात है जब हमें कोई मिलेगा तो हम ये सोचते हैं कि हाँ जी भाई अब हम मिले हैं, हम हाय हेलो हो गई है, तो हम क्यों ना हम साथ बैठ के अब लंच भी किया जाए। तो वहाँ पर जो उन्होंने हमारा लंच भी किया, अरेंजमेंट लंच का, और हमें बहुत सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया, सर्व किया गया हमको प्यार के साथ। भारत की मुख्य धारा में आई मुंह जोर दिखावे बात संस्कृति ने अब त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। अब जब वो हेमंत कुमार के साथ बैठ के लंच हो गया तो अब वो ने सोचा कि अब हेमंत कुमार सिंगर भी है तो क्यों ना उससे कहा जाए कि तुम हमें एक गीत सुनाओ, एक सॉन्ग सुनाओ। तो हेमंत कुमार ने जो एक सॉन्ग सुनाया, और उसने सॉन्ग किस चीज़ पे सुनाया था, अपनी नदियों के बारे में, हवाओं के बारे में, एक शांति का बिल्कुल सॉफ्टली सा सॉन्ग उसको सुनाया, जो उसको सुन के, लेखक को सुन के बहुत आनंद मिला। तो त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफ़ी गहरी प्रतीत होती हैं। गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में से एस डी बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे। बॉलीवुड के संगीतकार एस डी बर्मन के वो भी त्रिपुरा से ही आए हुए थे। तो टीलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। टीलियापुर में मेरे को वार्ड नंबर 3 में एक और से मुलाकात हुई। पहले हेमंत कुमार से मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात लेखक की किससे हुई, मंजू ऋषिदास से। तो ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है। ऋषिदास एक मोची होते हैं, कॉबलर्स, जो हमारे शूज़ प्रिपेयर करते हैं, तो रिपेयर करते हैं, तो उनका जो है एक ग्रुप था। लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है। लेकिन जूते बनाने के अलावा इस ग्रुप में ये नहीं है कि अब यहाँ पर जूते बन रहे हैं तो जूते ही बनाते रहेंगे, नहीं। उनकी जो अपना इंटरेस्ट है वो तबला और ढोल के निर्माण में भी है। तो मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी, काफ़ी अट्रैक्टिव महिला थी, और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपनी वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। जो मंजू ऋषिदास महिला थी, लेडीज़ थी, बहुत अट्रैक्टिव थी। रेडियो कलाकार होने के अलावा मतलब सॉन्ग सुनाने के अलावा वो अपने नगर की पंचायत की वार्ड का भी वो सारा प्रतिनिधित्व करती थी। सारी देख रेख नगर पंचायत की मंजू ऋषिदास करती थी। वह निरक्षर थी, वह अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ा काम पानी का जो होता है उसकी उसे पूरी नॉलेज थी। ये नहीं कि वो अनपढ़ है तो उसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसने फिर भी अपने नगर पंचायत का सारा काम जो है अपने सिर पे संभाला हुआ था। नगर पंचायत को अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी
मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। नगर पंचायत के वार्ड में नल का पानी पहुंचाना, साफ जल पहुंचाना, साफ पानी पहुंचाना और गलियों में ईंटें बिछाना, ईंटें वाली जो सड़कें होती हैं वो वाली सड़क बिछाने का भी उसने नगर पंचायत वालों से बात की हुई थी। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और उनमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। तो उन्होंने हमारे लिए 2 गाने भी गाए। इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की। अब जो वो शूटिंग पे वहाँ गया हुआ था लेखक, तो जो उसका शूटिंग का काम गाने करवा रहा था, तो वो जो मंजू ऋषि था उसका हस्बैंड था, उसका पति था। तो गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। अब ये नहीं है कि अब वो नगर पंचायत का काम करती है या वहाँ पर पानी नहीं है तो पानी भी पहुँचा रही है, सारे काम कर रही है, तो वो अब गृहिणी नहीं रह गई। बट लेडीज़ अगर बाहर का काम करती हैं तो वो घर का काम भी उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो एक गृहिणी भी हैं। तो उसने अपने घर आई और अपने बिना हिचक के हमारे लिए चाय बना के ले आई। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा अब वहाँ भी चलन में है। मीन्स कि वहाँ पर कोई भी छूत अछूत की कोई ऐसी किस्म की कोई प्रथा नहीं है चलन में। सबको एक भाव से ही वहाँ देखा जाता है। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टीलेमुरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मन्नू तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। त्रिपुरा में हम और हाईवे 44 के अगले 83 किलोमीटर मन्नू तक की यात्रा जो है हमने काफिलों में की। मुख्य सचिव और आईजीसीआरएफ से मैंने निवेदन किया कि वह हमें घेरे बंदे में चलने वाली काफिले के आगे चलने दे। जो वहाँ की पुलिस थी, तो सीआरपी से मैंने निवेदन किया कि हमें जो है काफिले के आगे चलने दे। थोड़ी ना नकुर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए यह शर्त थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियार बंद गाड़ी में चलना होगा और ये काम हमें अपने जोखिम पे करना होगा। तो यही कहा पुलिस वाले ने, अगर तुमने जाना है तो जाओ, लेकिन तुम अपने रिस्क पर जाओ। तो बच्चों, आपको मेरा ये समझाने का तरीका कैसे लगा? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ये पार्ट 3 कल्लू कुमार ऊनाकोटी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।